तो हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले क्लास 9 बिहाइव के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की। जैसा कि आपने शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को बहुत प्यार दिया था, तो आपकी डिमांड थी कि सर लॉन्ग पे भी आप वीडियो बना दीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आते हैं, सो आपके टोटल बिहाइव के 9 चैप्टर्स हैं। सिर्फ प्रोज की बात यहाँ पर बात हो रही है, तो उन सारे प्रोज का प्रॉपर 25 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिया गया है। और जनरली आप इसमें देखेंगे कि उन लॉन्ग क्वेश्चन को लिया गया है जो इन दिनों काफ़ी ट्रेंडिंग में है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह मैंने इस बार राइटर का नाम आपके लिए स्किप कर दिया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँगे कि पर्टिकुलर चैप्टर के पर्टिकुलर राइटर का क्या नाम है? मुझे भी पता चले कि आपने अपनी स्टडी कितनी की है। सो थीम और मैसेज सबसे पहले देखते हैं। थीम है टेक्नोलॉजी वर्सेस ह्यूमन एजुकेशन। एग्ज़ाम्स में आप कोशिश करिएगा लास्ट मोमेंट हो और अगर आप ना लिख पाएँ, तो टेक्नोलॉजी और ह्यूमन एजुकेशन या जो मैसेज वाला सेक्शन है मशीन कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन वर्थ इन एजुकेशन, ये सारी चीज़ें ज़रूर लिख के आइए, क्योंकि ये अगर आप ये सारी चीज़ें लिख के आते हैं, तो आपके मार्क्स लेने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाएँगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन द फ्यूचर विथ ओल्ड स्कूल। आंसर आप किस तरीके से लिखेंगे? आई एम गोइंग टू जस्ट डिस्क्राइब यू इन अ ट्रांसलेशन मेथड। तो इस स्टोरी में हम बात करने वाले हैं मार्गी और टॉमी की। अच्छा, ये सारे जो पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, इन सारे पॉइंट्स को अगर आप अपनी आंसर की में उतारते हैं विद द नेम ऑफ चैप्टर एंड विद द नेम ऑफ राइटर, सो दैट विल हेल्प यू अलॉट टू बूस्ट योर नॉलेज एज़ वेल एज़ टू योर मार्क्स। सो कोशिश करिएगा एडजेक्टिव के साथ और उस चैप्टर के की पॉइंट्स के साथ। और की पॉइंट की जो वीडियो है, हमने इसके पहले में जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस किया था, वहाँ पर हमने बाकायदा मेंशन किया। तो आई होप वो सेक्शन आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अगर आप इस वीडियो पे आए हैं, तो पहले वो वीडियो आप देख लीजिएगा, वो वीडियो आपको ज़्यादा हेल्प करेगी, तब आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। तो चलिए देखते हैं आंसर। इस स्टोरी में मार्गी और टॉमी के स्टडी के बारे में बताया गया है, जो मैकेनिकल टीचर से घर में पढ़ाई कर रहे हैं। उनका क्लासरूम उनके घर के बगल में ही है, एक कमरे में। उनका लेसन प्रोग्राम्ड है कंप्यूटर में, वो अकेले पढ़ाई करते हैं और अपनी रेगुलर क्लासेस जो हैं, वो स्टडी करते हैं। और उस क्लासेस में जो भी पढ़ाई-लिखाई होती है, उसको इंस्टेंटली मशीन द्वारा चेक किया जाता है, जहाँ पर कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है, ना ही कोई इमोशनल बॉन्डिंग। यहाँ पर इमोशनल बॉन्डिंग का मतलब स्टूडेंट से है। उनका क्लासरूम अकेला है, वो अकेले पढ़ाई करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, कोई फ्रेंड्स नहीं है। इसके अलावा अगर कंट्रास्ट विरोधाभास की बात करें, तो पुराने स्कूलों में ऐसा नहीं था। पुराने स्कूलों के कॉन्सेप्ट में ह्यूमन टीचर्स हुआ करते थे, स्टूडेंट हुआ करते थे, जो साथ में पढ़ाई करते थे क्लासरूम में। चिल्ड्रन अपने आइडियाज़ शेयर करते थे, एक साथ हँसते थे, एक साथ नई-नई चीज़ें सीखते थे। और उनका जो टीचर हुआ करता था, वो ह्यूमन टीचर हुआ करता था, जो उन्हें अलाउड करता था अंडरस्टैंडिंग और फ्लेक्सिबिलिटी। ओल्ड सिस्टम मेथड पे अगर हम देखें, तो उनकी जो सोसाइटी थी, वो बहुत ही सोशल डेवलपमेंट था अलॉन्ग विथ एकेडमिक लर्निंग। इसके साथ ही साथ वो हमें प्रोवाइड करता है कि हमें टेक्नोलॉजी के साथ इम्प्रूव होना चाहिए, लेकिन ये टेक्नोलॉजी कभी कंपेनियनशिप, इमोशनल गाइडेंस या ह्यूमन कनेक्शन नहीं लेके आ सकती। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, तो आजकल जिस तरीके से एनालिटिकल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और आपके क्लास 9th में भी क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के साथ एनालिटिकल की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे टैकल करना है, यहाँ पर देखिएगा। एनालिटिकल के पार्ट में क्वेश्चन है, हाउ डज़ द स्टोरी हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन इन लर्निंग। तो आप आंसर किस तरीके से लिखेंगे? ये स्टोरी एम्फेसाइज करती है कि लर्निंग सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं, बल्कि सोशल एक्सपीरियंस भी है। आप अकेले लर्निंग टेक्नोलॉजी से नहीं हासिल कर सकते। आपको लाइफ में साथ ही साथ सोशल एक्सपीरियंस भी आना चाहिए। और मार्गी इसीलिए काफ़ी बोर्ड फील करती है और आइसोलेटेड फील करती है, क्योंकि उसकी जो स्टडी है ना, वो अलोन है। और किसके साथ है? मशीन के साथ। और उसके जो मैकेनिकल टीचर हैं, उनमें इमोशन नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, आप रोबोट से इमोशन की उम्मीद तो नहीं कर सकते ना। और वो बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं कि उसका फ्रस्ट्रेशन क्या है। और उसका फ्रस्ट्रेशन आपको याद होगा ज्योग्राफी सेक्टर में, जब वो लगातार फेल हो रही थी। इसके साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखा जाए, तो जब वो पढ़ाई करती है अपने ओल्ड स्कूल के बारे में, तो वो इमेजिन करती है कि किस तरीके से उस टाइम के क्लासेस बड़े अच्छे रहे होंगे। उस टाइम लोग एक साथ पढ़ाई करके सीख रहे होंगे। और ये शो करता है कि उसकी हिडन डिज़ायर जो थी, कंपेनियनशिप के लिए थी। कंपेनियनशिप मतलब वो चाहती थी कि उसके साथ भी, उसके कमरे में, जो कि उसका क्लासरूम भी है एक तरीके से, वहाँ पर भी दोस्त रहें उसके, और उनके साथ वो पढ़ाई करके चीज़ों को सीखे। ह्यूमन इंटरेक्शन इंकरेज करता है डिस्कशन के लिए, क्रिएटिविटी के लिए और इमोशनल सपोर्ट के लिए। एजुकेशन मीनिंगफुल हो जाता है जब स्टूडेंट एक साथ पढ़ाई करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और शेयर
एक्सपीरियंस करना लाइक इट्स ऑल अबाउट कि आपको मैथ का सम नहीं आ रहा है, आपको साइंस का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको एसएसटी का सवाल नहीं आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं नॉलेज बिल्डअप होता है। ये स्टोरी लास्ट में वार्न करती है कि हमें मशीनों पे ओवर डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ वो हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल ग्रोथ को क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे। और साथ ही साथ जब इसे कम कर देंगे तो हमारा ट्रू एजुकेशन नहीं हो पाएगा, जो कि हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बड़ा इसेंशियल है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है, डू यू थिंक टेक्नोलॉजी विल रिप्लेस टीचर कम्प्लीटली, जस्टिफाई योर आंसर। अब ये अगेन एनालिटिकल है, अब आप इसको चैप्टर के थ्रू नहीं लिख सकते, क्योंकि ऐसे जवाब अगर आप चैप्टर के थ्रू लिखने जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप लिख नहीं पाएंगे। सो आपको अपना एनोलॉजिकल क्वेश्चन देना पड़ेगा। तो आंसर किस तरीके से आप लिखेंगे, टेक्नोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मॉडर्न एजुकेशन में, जो इम्प्रूव करती है ईजी एक्सेस किसकी, इंफॉर्मेशन की और पर्सनलाइज लर्निंग की। लेकिन इसके बाद भी टीचर को कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि टीचर ही वो ऐसी चीज़ है जो स्टूडेंट को इमोशनली और मोरली गाइड करते हैं, जो कि मशीन नहीं कर सकता। इसके अलावा टीचर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं और उनको अंडरस्टैंड करते हैं, उनकी वीकनेस को। और ह्यूमन टीचर कैन नॉट अडॉप्ट मेथड अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स नीड। अब ह्यूमन टीचर्स की बात करें तो ह्यूमन टीचर्स उन सारे मेथड्स को अडॉप्ट कर सकते हैं जो कि एक स्टूडेंट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मशीन सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फॉलो करते हैं। उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आता कि उन्हें किस बच्चे के अकॉर्डिंग किस तरीके का बिहेवियर करना चाहिए। ये स्टोरी क्लियरली शो करती है कि मार्गी कंपेनियनशिप मिस करती थी, वॉर्म्स मिस करती थी, और शायद इसीलिए जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो टेक्नोलॉजी टीचर को सपोर्ट तो कर सकता है, रेदर देन उसे रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि एक बैलेंस सिस्टम हमेशा कंबाइन करता है डिजिटल टूल्स को और ह्यूमन इंटरेक्शन को, जो कि आइडियल होता है इफ़ेक्टिव लर्निंग के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 2, द साउंड ऑफ म्यूज़िक। दो पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 इज़ एवलिन ग्रीनी एंड पार्ट 2 इज़ ऑल अबाउट द शहनाई ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। पार्ट 1 में आप देखिएगा सवाल पूछा गया है, हाउ डिड एवलिन ग्लीनी प्रूव दैट डिसेबिलिटी इज़ नॉट अ बैरियर टू सक्सेस। एवलिन ग्लीनी किस तरीके से ये साबित करती हैं कि डिसेबिलिटी कभी भी किसी की सफलता में बैरियर, रुकावट नहीं हो सकता। तो आप इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे, हमेशा की तरह सबसे पहले चैप्टर का नाम और राइटर का नाम आप मेंशन करेंगे। मैं फिर से बता दूं, इस चैप्टर को बहुत ही डिटेल में हमने, जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ हमारी रही है वहाँ पर हमने बाकायदा इसको डीपली एक्सप्लेन किया है। आप उस चैप्टर को जाकर देखेंगे तो आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी और उससे आपका ज़्यादा ग्रोथ होगा। चलिए इस आंसर को लिखते हैं। एवलिन ग्लीनी, इन्होंने अपनी हियरिंग को 11 साल की उम्र में ही खो दिया था, लेकिन इनका सपना जो था म्यूज़िक सीखने का वो इनके साथ हमेशा बना रहा और इन्होंने कभी रिफ्यूज़ नहीं किया। हाउएवर शी रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट डिफीट, इन्होंने कभी रिफ्यूज़ नहीं किया, कभी हार नहीं मानी, ये हमेशा आगे बढ़ती चली गई। और ऑब्वियस सी बात है, जब आप कभी आगे बढ़ते हैं तो आपकी मदद करने के लिए लोग आते ही हैं, तो उनके टीचर उनको सपोर्ट करने के लिए आए, जिनका नाम है रॉन फॉब्स। जब उन्होंने म्यूज़िक को सीखना स्टार्ट किया तो रॉन फॉब्स ने उनकी मदद की और उन्होंने सिखाया उसे कि म्यूज़िक को वाइब्रेशन की तरह फील करो अपने बॉडी से। और जब उन्होंने इस चीज़ को फील करना स्टार्ट किया तो काफ़ी घंटे लगातार टायरलेसली बिना थके उन्होंने मेहनत की और डेवलप किया एक्सेप्शनल स्किल परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट में। और साथ ही साथ उनका जो डिटर्मिनेशन था वो उसने हेल्प किया उन्हें इंटरनेशनली अक्लेम्ड, बहुत ही नामी फेमस म्यूजिशियन बनने में। उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस दिए प्रेस्टिजियस कॉन्सर्ट में और इंस्पायर्ड किया मिलियंस ऑफ मिलियन पीपल के लिए। एवलिन ग्लीनी की कहानी हमें प्रूफ करती है कि फिज़िकल डिसेबिलिटी अगर किसी पर्सन को है तो ऐसा ये नहीं है कि उस पर्सन की जो लिमिट है वो तय हो गई है, बिल्कुल नहीं। अगर उसके अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर है, डेडिकेशन है, कॉन्फिडेंस है, तो वो आगे बढ़ता ही रहेगा। उनकी लाइफ हमें सिखाती है कि चैलेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं, लेकिन चैलेंजेस से सामना करके हम आगे सफलता की तरफ बढ़ सकते हैं। 5th क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां का कंट्रीब्यूशन इंडियन म्यूज़िक कल्चर में क्या है। बिस्मिल्लाह खां का क्रूशियल रोल है पॉपुलराइजिंग द शहनाई एज अ क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट। क्यों? क्योंकि उनके पहले शहनाई के बारे में सिर्फ ऐसा माना जाता था कि शहनाई सिर्फ वेडिंग्स में और टेम्पल में बजाने के लिए ही
बनी हुई है और इस तरीके के समारोह ही उसके लिए बड़े इम्पोर्टेंट है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद और शहनाई के प्रति समर्पित होने के बाद उन्होंने उस शहनाई को क्लासिकल म्यूज़िक कॉन्सर्ट में उतारा और उनकी जो परफॉर्मेंसेस है वो काफ़ी फेमस रही हैं, जिसमें से इंडिया का जब इंडिपेंडेंस हुआ था 1947 को, तो इस हिस्टोरिक वाले डे पर उन्होंने रेड फोर्ट में परफॉर्मेंस दी और वो हमेशा डीपली अटैच्ड रहे वाराणसी से और इंडियन ट्रेडिशन से थ्रू आउट हिज लाइफ। उन्हें बहुत ही ज़्यादा इंटरनेशनल फेम मिला, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हमेशा चूज़ किया इंडिया में रहना, क्योंकि उन्हें अपना घर बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको याद होगा चैप्टर के लास्ट में एक पार्ट आता है जहाँ पर ये होता है कि जब वो इंटरनेशनल रहते हैं तो उन्हें इंडिया की याद आती है, इंडिया में जब वो मुंबई में रहते हैं तो उन्हें बनारस की याद आती है, और जब बनारस में रहते हैं तो उन्हें अपने गाँव डुमराव की याद आती है। उनका जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया के कल्चरल हेरिटेज में, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है और उन्हीं की वजह से जो इंडिया का ट्रेडिशनल म्यूज़िक है वो एलिवेट हुआ है। एलिवेट का मतलब ऊंचा स्थान हासिल करना, कहाँ पर? ग्लोबल में। 6th क्वेश्चन की बात करें तो एवलिन गिनी और बिस्मिल्लाह खां के जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, उसको यहाँ पर आपको कंपेयर करना है कि आपको सबसे ज़्यादा कौन इंस्पायर करता है, एवलिन गिनी या बिस्मिल्लाह खान। तो आंसर, ऐसे क्वेश्चन जब आए तो आप किसी एक को चूज़ ना करके दोनों की अच्छाइयों को बहुत ही बारीक डिटेल में एनालिटिकल तरीके से आप लिखेंगे। एवलिन गिनी एंड बिस्मिल्लाह खां, ये दोनों समाज में लोगों को बहुत इंस्पायर करते हैं। कैसे? अपने डेडिकेशन से। और उनका डेडिकेशन क्या है? डेडिकेशन टू म्यूज़िक। एवलिन गिनी ने अपनी डिसेबिलिटी को ओवरकम किया अपने डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क से, और अपनी वीकनेस को उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया। जबकि बिस्मिल्लाह खां, इन्होंने मॉडर्नाइज़ किया ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट को और उसे एक ग्लोबल पहचान दी। अगर वहीं एवलिन गिनी की बात करें तो एवलिन गिनी रिप्रेजेंट करती हैं करेज को अगेंस्ट फिजिकल लिमिटेशन, जबकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सिम्बलाइज करते हैं डिवोशन को अपने कल्चरल रूट से, सांस्कृतिक जड़ों से, जो कि उनका बिहार के डुमराव और उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है। दोनों हमेशा हम्बल बने रहें, बहुत ज़्यादा नेम और फेम हासिल करने के बाद भी यही उनको महान बनाती है। उनका जो जीवन जीने की शैली है और उनका जो सक्सेस है, ये हमें बताता है कि इन सब चीज़ों के आने के बावजूद भी हमें हमेशा डिसिप्लिन और कमिटमेंट रहना चाहिए। वो इंस्पायर करते हैं यंग पीपल को परस्यू करने के लिए उनके ड्रीम्स, तब भी जब उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हों। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, चैप्टर नंबर 3, द लिटिल गर्ल। फिर से मैं बता दूं, आप इसके राइटर का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चैप्टर की थीम हमें दिखाई देती है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, और चैप्टर का मैसेज है लव में एग्जिस्ट इवन इफ नॉट ओपनली एक्सप्रेस्ड। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा जा रहा है, हाउ डिड केजिया मिसअंडरस्टैंडिंग हर फादर गेट रिजॉल्व। केजिया का अपने पिताजी को लेके किस तरीके की गलतफहमी है? तो केजिया इनिशियली फियर्ड हर फादर बिकॉज, वो ऐसा मानती थी कि उसके पिताजी काफ़ी स्ट्रिक्ट और रिजर्व्ड हैं, वो उससे अच्छी तरीके से बात नहीं करेंगे। लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी, क्योंकि उनका जो साइलेंस था, उनका लैक ऑफ अफेक्शन था, उसको ऐसा फील होता था। लेकिन तभी अचानक एक दिन जब वो अपने पिताजी के इम्पोर्टेंट स्पीच पेपर फाड़ देती है, वो उसको पनिश करते हैं, तो उसका डर और ज़्यादा बढ़ जाता है। हाउएवर, लेकिन तभी अचानक एक रात ऐसा होता है कि जब उसे डरावने सपने आ रहे होते हैं और वो बहुत तेज़ चिल्लाती है, तो यहाँ कोई और नहीं, उसके पिताजी ही हैं जो उसके पास अचानक आते हैं, उसे कंफर्ट फील करवाते हैं और उसे अपने बगल में बेड पर सुलाते हैं। और ये पहली बार उसे एहसास होता है कि वार्मथ और प्रोटेक्शन क्या होता है, और वो रियलाइज़ करती है कि उसके पिताजी उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और साथ ही साथ उसकी फैमिली के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। इवन वो कभी भी अपना जो प्यार है उसे एक्सप्रेस नहीं करते ओपनली, लेकिन इसके बावजूद भी वो हमेशा अपने परिवार के लिए खड़े रहते हैं। और ये इंसिडेंट उसको अपने पिता के लिए जो परसेप्शन है वो कम्प्लीटली चेंज कर देता है, और उनकी जो बॉन्ड है डॉटर और फादर की, उसको और ज़्यादा मजबूत बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट डज द स्टोरी सजेस्ट अबाउट पेरेंटिंग एंड इमोशनल कम्युनिकेशन। ये कहानी पेरेंटिंग और इमोशनल कम्युनिकेशन के बारे में क्या बात करती है? तो ये कहानी हमें बताती है कि डिसिप्लिन विदाउट इमोशनल एक्सप्रेशन
may create fear in children. अगर किसी बच्चे को डिसिप्लिन में रखना है तो उसके साथ ही साथ हमें इमोशनल एक्सप्रेशन भी देना होगा, अदरवाइज़ वो बच्चा उतना ज़्यादा डिसिप्लिन में रहेगा ही नहीं, बल्कि वो डरना स्टार्ट कर देगा। केजिया के पिताजी उसे प्यार तो करते थे, लेकिन वो उस अफेक्शन को दिखाने में असफल रहे, और यही लैक ऑफ कम्युनिकेशन धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो मिसअंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट हो रहा है। और यकीन मानिए ये चीज़ें हमारे ह्यूमन लाइफ में भी फॉलो होती हैं। हम जब अपने पेरेंट्स से धीरे धीरे दूर होने लगते हैं तो जब कम्युनिकेशन की कमी आती है तो वो कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है। जब उसे कंफर्ट फील होता है उस डरावने सपने में तो उनका साइलेंट लव उसे दिखाई देता है। तभी ये स्टोरी हाईलाइट करती है कि हमें हमारे स्ट्रिक्टनेस में इमोशनल वार्मथ भी लेकर आना चाहिए, जो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है चीज़ों को बैलेंस रखने के लिए। और इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग रिक्वायर करती है अंडरस्टैंडिंग की, कम्युनिकेशन की और एम्पैथी की। एम्पैथी मीन्स सहानुभूति, जो दोनों एक दूसरे के लिए फील कर सकें। और साथ ही साथ चिल्ड्रन को आवश्यकता होती है रीअश्योरेंस की और अफेक्शन की, जो उन्हें यह एहसास करा सके कि वो काफ़ी सिक्योर हैं और उन्हें भी अपने पेरेंट्स से प्यार मिलता है। चैप्टर नंबर 4, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। इस चैप्टर से हमें थीम मिलती है जीनियस विथ ह्यूमैनिटी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड किसके बारे में बात करती है। मैसेज है ट्रू ग्रेटनेस कंबाइंस इंटेलिजेंस विथ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 9 है आइंस्टीन को क्यों ब्यूटीफुल माइंड यहाँ पर बुलाया गया है। तो आंसर है आइंस्टीन को ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड सिर्फ और सिर्फ उनके साइंटिफिक ब्रिलियंस के लिए नहीं बुलाया गया है, बल्कि उनके ह्यूमन जो मानव जाति है, जो मानव समाज है, उसमें जो उन्होंने वैल्यू विकसित किए हैं उसके लिए भी बुलाया जाता है। उन्होंने डेवलप किया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि रेवोल्यूशनाइज है, क्रांति है मॉडर्न फिजिक्स में। और इसके साथ ही साथ उनकी जो ग्रेटनेस है वो सिर्फ साइंस तक ही लिमिट नहीं है, वो उनका डीपली कंसर्न वर्ल्ड पीस के लिए और ह्यूमन सफरिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा है। इवन उनके जो रिसर्च है वो इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं उनके क्रिएशन में। और किस तरीके का क्रिएशन? एटॉमिक बम में, जिसका वो आगे चलकर जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसका डायरेक्टली अपोज करते हैं कि इस तरीके की चीज़ें संसार में नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज़ आपको याद होगा 6 अगस्त 1945 एंड 9 अगस्त 1945 का उन्होंने ओपनली अपोज किया था। उनका ऐसा मानना था कि इक्वालिटी, जस्टिस और ग्लोबल हार्मोनी यही दुनिया में होनी चाहिए, जिससे समाज एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह सकता है। उनकी सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये उन्हें काफ़ी ज़्यादा सम्माननीय बनाती है। इसके साथ ही साथ अगर आइंस्टीन के लास्ट लाइन की बात करें तो आइंस्टीन की जो ब्यूटी है ये समाहित होती है परफेक्ट बैलेंस बिटवीन इंटेलेक्चुअल जीनियस और कंपेशनेट ह्यूमैनिटी में लेकर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, हाउ डिड आइंस्टीन्स अर्ली लाइफ रिफ्लेक्ट हिज इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। तो आइंस्टीन की जो अर्ली लाइफ है ये साइन है ओरिजिनलिटी का और इंडिपेंडेंट थॉट का। इसके साथ ही साथ आप यहाँ देखेंगे ही वॉज a slow speaker as a child and dislike rigid school system and emphasize rote learning। उनके लिए स्कूल में जिस तरीके की चीज़ें सिखाई जा रही हैं उसके वो बिल्कुल अपोजिट थे। उनको ऐसा लगता था कि ये स्कूल में सिर्फ रटने वाली चीज़ें सिखाई जा रही हैं, और उस चीज़ों को जब वो अपोज करते थे तो यही रीज़न था कि स्कूल में लोग उनको नापसंद भी करते थे। वो हमेशा सवाल पूछा करते थे अथॉरिटी से, और साथ ही साथ प्रीफर किया करते थे सेल्फ स्टडी को ओवर क्लासरूम डिसिप्लिन। इसके साथ ही साथ उनके जो टीचर हैं वो कंसीडर करते थे कि वो बहुत ही रेबेलियस है, विद्रोही हैं, और वो हमेशा इमेजिनेशन को वैल्यू करते हैं इन कंपेरिजन टू मेमोराइजेशन। उन्हें ऐसा लगता था कि याद करने वाली चीज़ें बड़ी बोरिंग होती हैं। इवन वेन ही फेल टू सिक्योर अ टीचिंग जॉब इनिशियली ही डिड नॉट लूज टू कॉन्फिडेंस। और उन्होंने अपना जो रिसर्च है उसे कंटिन्यू रखा वाइल वर्किंग एट अ पेटेंट ऑफिस। और उनका इंडिपेंडेंट थिंकिंग उन्हें ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज जो कि फिजिक्स में थी उससे आगे लेकर गया। और उनकी लाइफ प्रूव करती है कि क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल एकेडमिक सक्सेस में। अब आगे के क्वेश्चन देखें तो चैप्टर नंबर 5 में हम मिलते हैं। अगेन थीम इज़ अबाउट ह्यूमर एंड ह्यूमन वैनिटी, और मैसेज है
pride and self-importance vanish in the face of danger. Question number 11 overall, describe how the doctor's vanity turns into fear in the story. तो बिगनिंग में हमें इस स्टोरी में दिखाया जाता है कि एक यंग डॉक्टर है जो एडमायर करता है खुद को मिरर में, और वो बहुत ही प्राउड फील करता है अपने अपीयरेंसेस को लेके। और जब अपने अपीयरेंसेस को लेकर बहुत प्राउड फील करता है तो उसके अलग अलग तरीके से वो इमेजिनेशन भी करता है कि वो शादी करेगा एक वेल्दी और ब्यूटीफुल वुमेन से, और वो ये भी थॉट रखता है कि उसकी जो वैनिटी है और सेल्फ कॉन्फिडेंस है ये बहुत ऊंचा है। तभी अचानक एक स्नेक सडनली उसके शोल्डर उसके पीछे फॉल डाउन होता है और वो उसके शोल्डर पर आता है, और उसका जो प्राइड है वो अचानक गायब हो जाता है। फियर ग्रीप्स हिम, और जब जाहिर सी बात है जब स्नेक उसे क्वाइड करना स्टार्ट करता है तो उसका जो डर है वो उसे जकड़ लेता है और वो कम्प्लीटली इमोशनलेस हो जाता है, और वो रियलाइज़ करता है कि लाइफ की जो फ्रेजिलिटी है, फ्रेजिलिटी का मतलब यहाँ पर है कि बिल्कुल आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपके साथ अगले मोमेंट में क्या होने वाला है। और यही चीज़ें उसके साथ रियलाइज़ होती हैं कि अभी कुछ मिनट पहले ही वो ये रियलाइज़ करता था कि वो बहुत ही हंसी खुशी लाइफ बिताएगा, एक सुंदर महिला से शादी करेगा, और अगले ही पल अचानक उसके सामने एक मौत का डरावना सच आ चुका है। अब वो धीरे धीरे साइलेंटली प्रे करता है सर्वाइवल के लिए। ये कंट्रास्ट उसके अर्लियर एरोगेंस और सडन हेल्पलेसनेस को दिखाती है, जो कि ह्यूमर क्रिएट करता है। ये इंसिडेंट हमें ये भी सिखाता है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हम बहुत ज़्यादा ऊँचे क्यों न चले जाएं, लेकिन हमेशा ग्राउंड रियलिटी को हमें पहचानना चाहिए, हमें डाउन टू अर्थ बने रहना चाहिए। और साथ ही साथ ये हमें ये सिखाता है कि हमारा जो सेल्फ इम्पोर्टेंस है ये मीनिंगलेस है जब हमारा सामना किसी वास्तविक डेंजर से होता है। हाउ डज ह्यूमर मेक स्टोरी मोर अफेक्टिव एंड मीनिंगफुल? ह्यूमर इस कहानी को ज़्यादा अफेक्टिव और मीनिंगफुल कैसे बनाता है? तो यहाँ देखिएगा, ह्यूमर एक बहुत ही सेंट्रल रोल प्ले करता है इस चैप्टर को इंगेजिंग और इम्पैक्टफुल बनाने में, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर एक्सेजरेट करते हैं ड्रीम्स को और सेल्फ एडमिरेशन को, जो कि कॉमिक आयरनी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। द सडन अपीयरेंसेस ऑफ स्नेक क्रिएट्स टेंशन, लेकिन ये जो सिचुएशन है ये बड़ी ह्यूमरस हो जाती है जब स्नेक डिस्ट्रैक्ट हो जाता है अपने ही रिफ्लेक्शन से। कहाँ पर? जो टेबल पर पड़ा हुआ मिरर है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि टेबल पर एक मेडिकल वाली बुक भी थी, उसका नाम क्या था? दिस अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट रिड्यूस फियर एंड हाईलाइट्स आयरनी, और ह्यूमर यहाँ पर हेल्प करता है कन्वे करने के लिए कि मॉरल लेसन जेंटली विदाउट बीइंग प्रीची, और ये भी शो करता है कि हमें जो हमारा घमंड है ऐसे एक सेकंड में चूर चूर होता है कि हमें डर लगने लगता है। बाय कंबाइनिंग सस्पेंस विद कॉमेडी, ऑथर ने अफेक्टिवली टीच किया है रीडर्स को, हम सभी लोगों को, ह्यूमिलिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस के बारे में, कि हमें हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, कभी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए, और कभी किसी चीज़ की अति हमारे पास हो जाए तो हमें ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हे ईश्वर, आपने हमें वो सारी चीज़ें दी जो बहुतों के पास है भी नहीं। माय चाइल्डहुड के बारे में बात करें तो माय चाइल्डहुड ये थीम है वैल्यू, डिसिप्लिन और कम्युनल हार्मोनी का, और साथ ही साथ ये मैसेज देता है स्ट्रॉन्ग मोरल अपब्रिंगिंग बिल्ड्स अ ग्रेट पर्सनैलिटी। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 में दिखाया जाता है हाउ डिड कलाम्स पेरेंट्स शेप हिज कैरेक्टर एंड फ्यूचर सक्सेस। तो आंसर में आप देखते हैं कलाम के पेरेंट्स उसकी लाइफ में बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं उनके कैरेक्टर को शेप करने के लिए, क्योंकि उनके पिताजी, जो कि चैप्टर में उन्होंने दिखाया भी है, विंग्स ऑफ फायर जो उनकी फेमस बुक है उसमें उन्होंने दिखाया है कि उनके पिताजी काफ़ी ऑनेस्ट, डिसिप्लिन और स्पिरिचुअली पर्सन थे। उन्होंने कलाम को सिखाया कि इम्पोर्टेंस ऑफ सिंप्लिसिटी क्या होती है, हार्डवर्क क्या होता है और फेथ क्या होता है। जहाँ उनकी मम्मा से उन्हें काइंड और जनरस बनने की शिक्षा मिली है, वो हमेशा उनको सिखाती हैं कि हमें समाज में दूसरे लोगों की मदद करते रहना चाहिए। कलाम यहाँ पर लर्न करते हैं ह्यूमैनिटी को और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जो उनके जीवन के शुरुआती दिनों में ही उनको दी जाती है। पीसफुल एग्जिस्टेंस विथ डिफरेंट रिलीजन इज़ रामेश्वरम इन्फ्लुएंस इज़ ब्रॉड माइंडेड आउटलुक, और रामेश्वरम में रहने के बाद भी उन्होंने कभी इस तरीके से नहीं सीखा कि कोई अगर अलग धर्म का है तो हमें उसके साथ किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, सबके साथ भाईचारा बना के रहना चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग मोरल वैल्यूज़ उनके फाउंडेशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और यही फाउंडेशन उन्हें आगे चल के लाइफ में सफलता दिलाती है। और उनकी जो डिसिप्लिन अपब्रिंगिंग है ये इनेबल करती है उन्हें
एक रिनाउंड साइंटिस्ट और आगे चल कर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने में। हाउ डज द चैप्टर प्रमोट कम्युनल हार्मोनी एंड नेशनल इंटीग्रेशन? ये चैप्टर कैसे सामाजिक एकता और राष्ट्रीय एकता के बारे में बात करती है? तो ये चैप्टर हाईलाइट करता है पीसफुल को एग्जिस्टेंस को हिंदू और मुस्लिम का, कहाँ पर? रामेश्वरम में। कैसे? आपको याद होगा कलाम के क्लोज फ्रेंड थे रामानंद शास्त्री और अरविंदन। अच्छा, एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप उनकी स्पेलिंग गलत करके चले जाते हैं, तो स्पेलिंग गलत मत करिएगा। देखिएगा शास्त्री में SASTRY है। तो कलाम के जो क्लोज फ्रेंड है रामानंद शास्त्री, ये शो करते हैं ह्यूमैनिटी को बियॉन्ड रिलीजियस बाउंड्री। जब उनके गांव में एक नए टीचर आते हैं और वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, भेदभाव करते हैं कलाम में और लक्ष्मण शास्त्री में, तो इसका स्ट्रांगली अपोज किया जाता है। ये इंसिडेंट डेमोन्स्ट्रेट करता है मोरल करेज को और सोशल इक्वालिटी को। हमारे आसपास जितने लोग हैं जो अलग अलग धर्मों से हैं, हमें उनके साथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट शो करना चाहिए, और यही इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। ये चैप्टर ये भी प्रमोट करता है कि रिलीजन कभी भी लोगों के बीच में नहीं आना चाहिए उनको बांटने के लिए। इसके बावजूद एक अंडरस्टैंडिंग और टॉलरेंस स्ट्रेंथन होना चाहिए नेशनल इंटीग्रेशन में। ये हमें ये भी सिखाती है कि हार्मोनी एंड रिस्पेक्ट ये बहुत ही इसेंशियल है एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए। अदरवाइज़ अगर ये चीज़ें ना हो तो सोसाइटी कभी आगे नहीं बढ़ सकती। रिच फॉर द टॉप, इसमें 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है मारिया शारापोवा का और दूसरा पार्ट है संतोष यादव का। तो संतोष यादव से क्वेश्चन पूछा गया है कि संतोष यादव ने सोशल बैरियर कैसे ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद उसे अचीवमेंट कैसे मिली। तो यहाँ संतोष यादव को डिस्प्ले किया गया है एक रिमार्केबल करेज के लिए और डिटर्मिनेशन के लिए, जो कि अपने चाइल्डहुड से ही काफ़ी ज़्यादा साहसी और डिटरमाइंड पर्सन थी। उन्होंने रिफ्यूज़ किया ट्रेडिशनल कल्चर को फॉलो करने से, और उनका एक ही अंदाज था कि मेरे आसपास के लोग मेरे अकॉर्डिंग बदले, न कि मैं अपने आसपास के लोगों के अकॉर्डिंग बदलूं। उन्होंने माउंटेनियरिंग को चूज़ किया अपना कैरियर बनाने के लिए। सोशल रेजिस्टेंस बहुत हुए, बहुत दबाव आए, लेकिन उन सभी दबावों को छोड़कर उन्होंने जब माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया और लगातार अपने आप को ट्रेन किया, उनके हार्डवर्क और उनके डेडिकेशन ने उनको फर्स्ट इंडियन वुमेन बनाया जो माउंट एवरेस्ट पर, और साथ ही साथ वर्ल्ड की भी, जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की उस उम्र में, उस एज में। ये शो करता है उनके लीडरशिप को, रेजिलेंस को, और साथ ही साथ उनके डिसिप्लिन को जब वो एक्सपेडिशन पे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए गई थी। संतोष यादव प्रूफ करती हैं कि जेंडर स्टीरियोटाइप कभी भी किसी की लिमिट, बाधा नहीं बन सकते उसके एम्बिशन, लक्ष्य में। उनका सक्सेस ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमेशा फियरलेस एटीट्यूड और स्ट्रांग विल पावर एक पर्सन की लाइफ में होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो एक पर्सन आगे नहीं बढ़ सकता। वो इंस्पायर करती हैं यंग पीपल को, स्पेशली गर्ल्स को, जो अपने ड्रीम को परस्यू करना चाहती हैं कॉन्फिडेंटली, वो भी तब जब उनकी लाइफ में सोशल बैरियर आ रहे हों। उन सब से परे हटकर अपने कैरियर पर फोकस करते रहना। व्हाट सेक्रीफाइसेस डिड मारिया शारापोवा मेक टू अचीव सक्सेस? मारिया शारापोवा जब यूनाइटेड स्टेट के लिए जाती हैं तो वो काफ़ी यंग एज का टाइम होता है जब उन्हें प्रोफेशनल टेनिस की कोचिंग दी जाती है। और जब वो जा रही थी तो आपको स्टार्टिंग का पार्ट अगर याद हो पैरा नंबर 2 में, वहाँ पर उनकी ममा उनके साथ नहीं जा पाती क्योंकि वीज़ा रिस्ट्रिक्शन होता है, और मारिया शारापोवा को अकेले ही उस लोनलीनेस का सामना करना पड़ता है, फिनेंशियल स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है, काफ़ी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग शेड्यूल का सामना करना पड़ता है, जो कि उनको मेंटली और फिज़िकली हरास कर देता है, थक जाती हैं वो। लेकिन इसके बावजूद भी वो काफ़ी फोकस्ड और डिटरमाइंड बनी रहती हैं। उनका जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है वो कभी टूटता नहीं है, वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस रहती हैं, और यही सेल्फ़ कॉन्फिडेंस उनको हेल्प करता है बिकम वर्ल्ड चैम्पियन बनने में। उनका ऐसा मानना है कि अगर इंसान को लाइफ में आगे बढ़ना है तो उसे डिसिप्लिन रहना होगा और हार्डवर्क करते रहना होगा। मारिया की जो जर्नी थी ये हमें ये शो करती है कि सक्सेस रिक्वायर करता है सेक्रीफाइस को, परसिस्टेंस को, और साथ ही साथ मेंटल स्ट्रेंथ को। उनकी लाइफ इंकरेज करती है यूथ को हमेशा डेडिकेटेड बने रहने के लिए। किसके लिए? अपने गोल्स के लिए। तब जब वो कठिन दौर में भी चल रहे हो, मतलब हार्डवर्क भी कर रहे हो, तब भी ये नहीं कि आप अपने गोल से भटक जाएं, बिल्कुल भी नहीं। आप एकटक अपने गोल के लिए लगे रहें। काठमांडू बहुत ही फेमस राइटर हैं। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे भी कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इस चैप्टर का राइटर कौन है। थीम हमें यहाँ पर दिखाई देती है कल्चरल डाइवर्सिटी एंड कंट्रास्ट। मैसेज क्या मिला है? ट्रैवल इन्हेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट कल्चर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है,
डिस्क्राइब द कल्चरल एंड स्पिरिचुअल कंट्रास्ट ऑब्जर्व इन काठमांडू बाय द राइटर। तो अब यहाँ पर हमारे राइटर ने क्या क्या फील किया वहाँ पे कि काठमांडू में ऑथर ऑब्जर्व करते हैं ब्लेंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी और क्योस। पशुपतिनाथ और बौद्धनाथ सुबह ये यही दो चीज़ें थीं। तो पशुपतिनाथ के बारे में जब वो देखते हैं तो बताते हैं कि वहाँ पर इंटेंस डिवोशन और स्ट्रिक्ट रिलीजियस रूल था, और उसका जो एटमॉस्फेयर था टेम्पल के बाहर का वो काफ़ी स्केर्ड, पवित्र और डिसिप्लिन वाला था। इसके साथ ही साथ अगर कंट्रास्ट में बात करें उसके स्ट्रीट की, तो स्ट्रीट और मार्केट्स बहुत ही नॉइजी, क्राउडेड और लिवली था। वेंडर शाउट कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, टूरिस्ट बार्गेनिंग कर रहे थे, म्यूज़िक उनके आसपास के एयर में फैला हुआ था। और कंट्रास्ट क्या था? काम डिवोशन था, अर्बन डिसऑर्डर था, और ये रिस्पेक्ट करता था सिटी के वाइब्रेंट कल्चर को। द को एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्न लाइफ मेक्स काठमांडू यूनिक। यही वो चीज़ थी कि आधुनिकता भी है और पुरानी चीज़ें भी संभाल के रखी गई हैं। ये चैप्टर ये भी हाईलाइट करता है कि किस तरीके से स्पिरिचुअलिटी अगर हमारी लाइफ में हो तो कल्चरल और सांस्कृतिक दोनों अगर हमारी लाइफ में हो तो हम दिन प्रतिदिन एक नई दिशा में आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। हाउ डज ट्रेवल ब्रॉडन वंस आउटलुक एंड थिंकिंग। तो ये एनालिटिकल का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ट्रैवल हमें बताता है कि अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें वहाँ के डाइवर्स कल्चर, ट्रेडिशन और लाइफस्टाइल के बारे में बताता है। ये हमें हेल्प करता है वहाँ के लोगों को समझने में कि उनके डिफरेंसेस क्या हैं और उनकी डाइवर्सिटी क्या क्या है। काठमांडू में ऑथर ये एक्सपीरियंस करते हैं कि जब कोई न्यू रिलीजियस जगह है तो वहाँ पर लोग आपसे किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, और ये एक्सपीरियंस उन्हें इंक्रीज़ करता है अवेयरनेस और टॉलरेंस को लेकर। ट्रैवल ब्रेक करता है स्टीरियोटाइप को, मतलब लोगों की जो मनोदशा है उसको वो ब्रेक करता है और बिल्ड करता है एम्पैथी टुवर्ड्स अदर कम्युनिटीज़ की। समाज के जो अन्य लोग हैं उन्हें भी मिलजुल कर एक साथ भाईचारे के साथ रहना चाहिए। और ये इनरिच करता है, इनरिच मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना, वृद्धि करना। इनरिच करता है नॉलेज जो कि टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है। टेक्स्ट बुक में आप जितना पढ़ते हो और उस जगह को जब जाके आप एक्सप्लोर करते हो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो उन चीज़ों को वो ब्रेक करता है और बिल्ड करता है डेवलप ओपन माइंडनेस का। जब आप किसी नई जगह कदम रखते हैं तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा नॉलेज गेन करता है। इसीलिए ट्रैवल बड़ा इम्पॉर्टेंट सोर्स है एजुकेशन और पर्सनल ग्रोथ का। लास्ट चैप्टर है हमारा इफ़ आई वर यू, इस बिहाइव के सेक्शन का। आई होप इस वीडियो में अगर आप इतना बने हुए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट आप ज़रूर करेंगे और इसी तरीके से अपना प्यार बनाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है हाउ डिड गेरॉड्स इंटेलिजेंस सेव हिज लाइफ। तो गेरॉड का इंटेलिजेंस उसकी लाइफ को कैसे बचाता है। जब इंट्रूडर ने गेरॉड पर हमला किया था, या हमला करने का सेंस है कि जब उसको डराता है वो कि वो गेरॉड का मार देगा, तो वो पैनिक नहीं होता। इंस्टेड वो शांत बने रहता है और चालाकी से सोचने लगता है। वो उसे कन्विंस करता है कि इंट्रूडर हिमसेल्फ वॉज अ क्रिमिनल, और वो उसे मार देगा अगर वो उसे परेशान करेगा तो। और उसका जो कॉन्फिडेंस और ह्यूमरस अप्रोच है वो इंट्रूडर को कंफ्यूज भी कर देता है। गेरॉड यूज़ करता है साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स को रेदर देन फिजिकल फोर्स, क्योंकि उसे पता था कि उसके हाथ में गन है। अगर गेरॉड उसके पास जाएगा उसको मारने के लिए तो वो उसको मार के ख़त्म कर देगा। सो फाइनली ही disarmed द इंट्रूडर एंड लॉक्ड हिम इन द कबर्ड। और उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड और उसकी क्विक थिंकिंग उसकी लाइफ को बचा देती है। और ये स्टोरी यही एम्फेसाइज करती है कि इंटेलिजेंस और करेज स्ट्रॉन्गर होता है इन कंपेरिजन टू वायलेंस। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर हमें दिखाया जाता है व्हाट लेसन डज द प्ले टीच अबाउट हैंडलिंग डेंजरस सिचुएशन। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि पैनिक होना डेंजरस सिचुएशन में सबसे ख़तरनाक बात है। हमेशा हमें ऐसी सिचुएशन में कामनेस के साथ रहना चाहिए और क्लियर थिंकिंग करनी चाहिए कि हम बेस्ट सॉल्यूशन क्या अपना सकते हैं। गेरॉड ने कभी भी डर वाली चीज़ें नहीं दिखाई, वो हमेशा शांत बना रहा और उसने इंट्रूडर को मैनिपुलेट किया। उसकी जो लॉजिकल रीजनिंग है और कॉन्फिडेंस है, इसने इंट्रूडर के सोचने समझने की शक्ति को कम कर दिया और क्रिमिनल का जो एग्रेशन था उसे भी डाउन कर दिया। ये स्टोरी हमें ये भी बताती है कि मेंटल स्ट्रेंथ ज़्यादा इफेक्टिव है देन फिजिकल पावर। रियल लाइफ में अगर हम बात करें तो हमें ऐसी इमरजेंसीज में डिसीज़न मेकिंग की जो कैपेसिटी है उसको स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए
और प्रेजेंस ऑफ माइंड से ही चीज़ों को काम करना चाहिए। एक्स्ट्रा एनालिटिकल क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस हमने ऐड किए हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी बेटर राइटिंग के लिए। डिस्कस द रोल एंड करेज अक्रॉस डिफरेंट प्रोज चैप्टर्स एंड here how do these prose chapters inspire modern youth? Question number 23, describe the importance of discipline achieving success with example। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है रीच फॉर द टॉप में, जहाँ संतोष यादव और मारिया शारापोवा की बात होती है। आप म्यूज़िक के फील्ड में भी अगर बात करें तो एवलिन गिलीनी और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के चैप्टर्स से भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर हाउ इज़ जेंडर इक्वलिटी रिफ्लेक्टेड इन द प्रोज चैप्टर, इसकी अगर आप बात करें। एंड 25 की अगर बात करें, व्हाट कॉमन वैल्यूज़ ऑल द प्रोज चैप्टर ऑफ द बिहाइव। सो आई होप आप यहाँ तक हैं, आपको चैप्टर काफ़ी पसंद आए होंगे, आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। इसके बावजूद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। विल देयर टू हेल्प you out all your problems. Till then, signing off. See you in the next video. Bye everyone.